चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है लिस्ट टू फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल। री रीड द फंडामेंटल लिस्टेड। दो फंडामेंटल राइट बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके बाद जो दलित से रिलेटेड है, दलित के बारे में है। ठीक है, तो सब तो फंडामेंटल राइट हमारे कौन कौन से हैं? तो नंबर ए पे दे रखा है राइट टू इक्वलिटी और नंबर बी पे दे रखा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है? इट इंश्योर इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन एंड प्रोहिबिट्स इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और जेंडर। जो राइट टू इक्वलिटी है ना, ये हमारा इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीजन है ना, सभी के सभी इक्वल राइट्स के हैं, सभी बराबर है, और किसी भी प्रकार का है ना इनइक्वलिटी को ये प्रोहिबिट करता है, मतलब उसको मना करता है। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी बेस पे हो रहा, कास्ट, रिलीजन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और जेंडर पे हो रहा हो। ठीक है, इसके साथ साथ इट आल्सो इंश्योर इक्वालिटी ऑफ opportunity in matter of public employment and prevent the state from discriminating against anyone in matter of employment on the birth of ground so only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, place of residence of any of them। मतलब किसी भी तरीके से उनको साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, सब बराबर ही माने जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट दे रखा था राइट टू फ्रीडम। दो फंडामेंटल राइट बोलते हैं, तो पहला हमने राइट टू इक्वलिटी देख लिया, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमें दे रखा है द राइट प्रोवाइड बाय द राइट टू फ्रीडम आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू practice any profession, freedom to reside in any part of country, however these rights have their own restriction। इसमें हमारे को हर चीज़ों के लिए फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है। आपके स्पीच की आज़ादी है, आपके एक्सप्रेशन की आज़ादी है, आपको कहीं जाने आने की आज़ादी है आराम से। ठीक है, अपने टेरिटरी में अंदर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ है ना कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। हाउएवर दीस राइट हैव देयर ओन रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि कुछ प्लेसेस है वहाँ पे पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर बैन है तो आप वहाँ पे उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है रीरीड द स्टोरी ऑफ Ratnam as well as the provision of 1989 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Acts, and now list one reason why you think he used दिस लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट। बता रखा है आपको कि आपके चैप्टर में रथ नाम की कहानी थी 1989 वाली, इसको दोबारा से पढ़िए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जो था कहानी, और उसमें बताइए कि आपको क्यों लगता है। नाउ लिस्ट वन रीजन, एक रीजन ऐसा बताइए कि वाई यू थिंक ही यूज लॉ टू कंप्लीट अ फाइल। फाइल कंप्लीट करने के लिए उसने कानून का सहारा लिया या फिर यूज किया लॉ का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ही यूज दिस लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट टू शॉर्ट द सपोर्ट ऑफ लॉ and he used this as it was framed in response to demand made by Dalit and others so that the government may take seriously। उसने लॉ टू फाइल का यूज इसलिए करा टू कंप्लीट शॉर्ट सपोर्ट ऑफ लॉ, सपोर्ट लेने के लिए संविधान से, लॉ से। एंड ही यूज दिस एज इट वाज फ्रेम्ड इट्स रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित। और ऐसा हो गया था जैसे कि वो पूरा का पूरा डिमांड को है ना फ्रेम कर रहा था, मतलब प्रस्तुत कर रहा था बाय दलित, दलित के द्वारा जो बनाया गया था। एंड अदर सो डेट गवर्नमेंट मेक टेक सीरियसली, और बाकियों के द्वारा भी, जिससे कि सरकार जो है ना इसके ऊपर सीरियसली मतलब अच्छे तरीके से कार्य करे। ठीक, तीसरे में पूछा गया है वाई डू आदिवासी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सीके जानू बिलीव डेट आदिवासीज कैन यूज इन दिस 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट depositions, and if there anything specific in the provision of the act that allow her to believe this। The Adivasi activist C.K. Janu believed that Adivasi can also use this 1989 act to fight against deposition because these acts guarantee the tribal not to dispose from the land resource possibly. Thus, they can use this act since it seems to be punish anyone who wrongfully occupies or cultivate any land owned by or allocated to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or get the land allocated to him transferred। बिल्कुल सही बात है, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस एक्ट के बाद क्या हो गया कि कोई भी जमीन किसी का इस पे नहीं जाएगा, किसी का उस पे नहीं जाएगा। जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, वो उन्हीं के पास रहेगा और वो लैंड अपने अंदर में ही ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, मतलब कोई अदर नहीं उस पर वो कर सकता है, हक नहीं बना सकता है। The poems and the songs in this unit allow you to see the range of ways in which individual and communities express their opinions, their anger and their sorrow। And do the follow two exercises। क्या ये दोनों एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे थे? नंबर वन, ब्रिंग अ क्लास ऑफ पोएम डिस्कशन इन सोशल इशू।
अपने क्लास में एक पोएम लाइए और उसको डिस्कस कीजिए सोशल इशू के ऊपर, एंड शेयर दिस विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स विद 2 or more पोएम्स, डिस्कस देयर मीनिंग एज वेल एज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। अच्छा, और दूसरे में बोला गया आइडेंटिफाई अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन योर लोकेलिटी, अपने आसपास में एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को खोज कीजिए, एंड राइट अ पोएम और सॉन्ग और ड्रॉ पोस्टर एक्सेट्रा, कोई पोएम लिख दीजिए, फिर कोई गाना लिख दीजिए, या फिर एक पोस्टर बना दीजिए टू एक्सप्रेस यू फीलिंग एज अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, जिससे कि आपके अंदर फीलिंग है इस कम्युनिटी के बारे में वो स्पष्ट हो। तो एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन, एक सौर्याबाई का पोएम था, शी हरसेल्फ बिलोंग टू माहर कास्ट, फ्रॉम द esteemed poem she questioned about the idea of tradition behind being called pure person। उन्होंने है ना सोराबिया का एक पोयम लिखा जो खुद एक महार कास्ट से बिलोंग करती थी, और इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस किया आइडिया जो भी प्योर पर्सन के होने चाहिए, या फिर जो जो चीज़ें उनके साथ जो भी क्रिटिसाइज वगैरह उनके साथ हुआ होगा ना, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्रेस करा इस पोएम में। दे रखा है इन दिस पोएम शी आर्ग्यू दैट एवरी पर्सन टेक बर्थ इन सेम वे एंड इज इक्वल। दे रखा है कि जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबका बर्थ सेम वे में होता है, सेम तरीके से उनका जन्म होता है, ठीक है। एंड शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मेक्स वन पर्सन लेस और मोर प्योर देन द अदर। वो ये जानना चाहती हैं ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि कोई एक पर्सन ज़्यादा प्योर हो जाता है और दूसरा पर्सन लेस प्योर रह जाता है। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार पोल्यूशन इज basis basic idea of caste that should not be used tool of discrimination or separating or denying access to species। According to her, it does not occur through nature of work, through one's clear ethnicity and belief। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें गलत हैं, और किसी भी तरीके से है ना वो अलग नहीं कर सकते हैं, सब बराबर ही होते हैं। इनके पोएम में इसी बात पे मेन फोकस दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके चैप्टर के बीच बीच में है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में अक्सर क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेट वन रीजन वाई यू थिंक रिजर्वेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू दलित एंड आदिवासीज। एक रीजन बताइए जिससे कि आपको ऐसा लगता हो कि रिजर्वेशन जो है ना, जो आरक्षण दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू दलित एंड आदिवासी। Most important reason for reserving the Dalits and Adivasi is that Dalit and Adivasi in our society always treated as untouchable। एक रीजन तो ये होगा कि हमारे सोसाइटी में है ना अक्सर इनको अनटचेबल, छुआछूत की भावना रखी जाती है, इनको मतलब इनको अपने से नीचा समझा जाता है, ठीक है। आल्सो इफ देयर नो रिजर्वेशन देन द चिल्ड्रन ऑफ आदिवासी विल नॉट बी एबल टू स्टडी एज दे कैन नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एनी स्कूल। कह रहा है कि अगर ये रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहेगा ना, तो ये जो आदिवासी और ये जो दलित से इनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, एंट्रेंस स्कूल का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इन योर ओपिनियन डज द फोर्स पुट ऑन रत्नाम टू परफॉर्म हिज रिचुअल वॉयलेट हिज फंडामेंटल राइट। ये जो फोर्स किया गया था रतनाम के ऊपर कि वो अपने रिचुअल जो परफॉर्म करता था, परफॉर्म दिस रिचुअल, उसके फंडामेंटल राइट का वो वॉयलेशन हो रहा था, वहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट का विरोध हो रहा था। तो यस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार फोर्स पुट ऑन रतनाम टू परफॉर्म रिचुअल और वॉशिंग feet of priest who had came from other village violate his fundamental right, as he and his family were not allowed to go to temple where people belong to upper caste visit। बिल्कुल ये उसके साथ गलत हो रहा था, उसके साथ उसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा था, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा होता नहीं था, और अपर कास्ट वालों को वो बिकॉज उनको अलाउड नहीं था टेम्पल्स में जाना, ये सारी चीजें उनके साथ गलत हो रही थी, ये उनका फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक दैट दलित फैमिलीज वर अफ्रेड ऑफ एंगरिंग द पावरफुल कास्टिस। आपको ऐसा क्यों लगता है जो दलित परिवार होते हैं ये डरते हैं गुस्सा होने से एंगरिंग द पावरफुल कास्टिस पे। इन माय ओपिनियन, अगर मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार बताऊं, द दलित फैमिली अफ्रेड ऑफ एंगरिंग द पावरफुल कास्टिस एज मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन फील्ड ऑफ पावरफुल कास्ट, एंड द दलित बिलोंग टू सोशियो इकोनॉमिकल पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वेयर द मर्जर रिसोर्सेज ऑल्सो। इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास एक तो रिसोर्सेज कम होते हैं, और वो काफ़ी पीछे से काम कर रहे होते हैं, काफ़ी पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अब वहीं जो बाकी होते हैं पावरफुल कास्टिज, ये पावरफुल कास्टिज होते हैं, बड़ी बड़ी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और ये छोटे फील्ड में रह जाते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है, कैन यू लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजन इन 1989 एक्ट। को दो डिफरेंट प्रोविजंस बताने 1989 एक्ट के। तो दो डिफरेंट प्रोविजन थे हमारे, इस प्रकार से थे। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो भी चीज़ें गलत हो रही थी उनको प्रिवेंट करने के लिए की गई थी। एंड दूसरा, दिस लॉ इज फॉर्म टू फ्री इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ब्लाइंड एंड इरेशनल
adherence to traditional beliefs and to stabilize a bias free society। ऐसा इसलिए लाया गया था जिससे कि लोगों के बीच में जो वो रखे ना बायस, मतलब एक बाधा सा, या फिर कह सकते हो दोनों के बीच में जो बैरियर बन रहा है उसको हटाने के लिए लाया गया था, सबको बराबर करने के लिए, फ्री सोसाइटी बनाने के लिए लाया गया था। लुक अप द ग्लोसरी एंड राइट डिसीजन ऑन वर्ड डू यू अंडरस्टैंड द टर्म मोरली रिप्रेंसिबल। मोरली रिप्रेंसिबल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो moral reprehensible relate to an act which violate the societal belief regarding to all norms of decency and dignity. It generally relates itself to a hideous and repugnant act which always violate the value that are accepted by the society। इसका मतलब ये हो जाता है कि वॉयलेट हो रहा है जो भी उनके वैल्यूज हैं उन सब चीज़ों का, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग से आप क्या समझते हैं? तो मैनुअल स्क्वेंजिंग इज अ कास्ट बेस्ड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन एसेट्रा फ्रॉम बकेट टॉयलेट्स और पिट लैट्रिन दैट हैज बीन officially abolished by law of India as a dehumanizing practice। It involves moving the excreta using the brooms and tin plates into basket which the worker carry to dispose location sometimes several kilometer ago। दे रखा है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर है ना, ऐसा मान लिया जाता था कि जो छोटी कास्ट के है ना वो करेंगे सारे काम, लाइक रिमूवल ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सेट्रा, इंसानों का वेस्ट, बकेट टॉयलेट्स और पिट लैट्रिन्स, जो कि ऑफिशियली लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा अबॉलिश किया गया था। इसी को हम मैनुअल स्क्वेंजिंग कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे को दे रखा है रीड इट द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड ऑन पेज नंबर 14 एंड लिस्ट टू राइट दैट दिस प्रैक्टिस इन वॉयलेट्स। ये जो ऊपर हमने पढ़ा मैनुअल स्क्वेंजिंग, इसके अंदर जो राइट उनका वो हो रहा था वॉयलेट, उसके बारे में बताना सारे राइट्स पढ़ने के बाद। तो दो राइट जो हमारे इसको वॉयलेट कर रहे थे, एक था हमारा राइट टू इक्वलिटी वॉयलेट हो रहा था उसका, क्योंकि हर इंसान अगर समान है तो क्यों उसको फोर्सफुली कहा जा रहा है उठाने के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको उसके धर्म का फ्री नहीं दे रखा था, ऊपर वाले रामनाथ वाले केस में उसके अपने धर्म के लिए फ्रीडम नहीं दी गई थी। वाइट द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल NPIL इन 2003। जो सफाई कर्मचारी आंदोलन था इसने PIL फाइल क्यों करी थी 2003 में? सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल्ड PIL इन 2003 बिकॉज दे वांटेड द मैनुअल स्क्वेंजिंग टू गेट बैंड। उन्होंने ऐसा फाइल इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रोसेस चल रही है ना, परंपरा चल रही है, इसको बैन किया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। What did they complain about in their petition? उन्होंने किस चीज़ की कंप्लेंट की थी अपने पिटिशन के माध्यम से? तो दे कंप्लेंट इन देयर पिटिशन दैट मैनुअल स्क्वेंजिंग विच इज नोन एज इनह्यूमन जॉब स्टिल इज एक्सिस्टेंट। जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रैक्टिस है ये बंद हो चुकी थी, क्योंकि लेकिन फिर भी ये एक्सिस्टेंस में क्यों थी, मतलब अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर ये अभी भी हो क्यों रहा है? एंड एज पर दैम इट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, क्योंकि यहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोर हो रहा था, इस वजह से ये किया गया था। फिफ्थ में पूछा गया है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डू ऑन द हियरिंग देयर केस इन 2005। 2005 में केस सुनते समय 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? Supreme Court noticed that the number of manual scavenging are rising at an alarming rate. Hence, he ordered every department, ministry, and union state government to file an affidavit to senior officer who take personal responsibility of verifying the thing mentioned in affidavit within the 6 months। सरकार ने 6 महीने का समय दिया था जितने भी ऑफिशियल अधिकारी थे कि इसके निवारण में जो भी हो रहा है इसके बारे में हमें एफिडेविट के फॉर्म में चाहिए और वेरीफाई करने के लिए बोले थे ये जो पिटीशन फाइल की गई थी ये सही है या नहीं गई है। ये था आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।